हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एम फार्मेसी फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रखा है, जिसकी फर्स्ट यूनिट हम कवर कर चुके हैं और सेकंड यूनिट को भी हम TQM तक हम कवर कर चुके हैं। जब हमारा जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्स सिग्मा। इसमें इस वीडियो से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सिक्स सिग्मा के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं सिक्स सिग्मा की तरफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिक्स सिग्मा होता क्या है, सिक्स सिग्मा कंसेप्ट है क्या। तो हम इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक सेट रहेगा किसका, टेक्निक का या टूल्स का, जिसको हम यूज़ करेंगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी प्रोसेस को, किसी प्रोसीजर्स को। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है, मतलब टेक्निक्स प्लस टूल रहते हैं। ठीक है, ये रहेंगे और इनकी हेल्प से हम इनको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको हमारे मोटोरोला सर थे, उन्होंने 1986 में फाउंड किया था, बनाया था मीन्स। ठीक है, सिग्मा जो वर्ड हमारा होता है ना, सिग्मा वर्ड होता है जो, वो सिंबल रहता है हमारे मतलब मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं हम उनका। तो उसमें हम मेजरमेंट होता है ये एक सिग्मा। अभी बता रही हूँ मैं आपको, देखो सिग्मा हमारे पास दो सिंबल रहते हैं। देखो सिग्मा के एक जो होता है ये रहता है, एक होता है ये वाला। ठीक है, जो ये वाला होता है अगर ये किसी के आगे आ जाता है, किसी नंबर के आगे आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ऐड कर दो। ठीक है, बट अगर ये सिग्मा आ जाता है तो इसका मतलब रहेगा हमारे पास वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम क्या किस में वेरिएशन करेंगे, अगर हमारी इसमें हम इसको यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी में कितनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, एज अ मैथमेटिकली 1920 में ये सिंबल यूज़ किया गया था। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। इसका जो मेन एम रहता है वो क्या है, वो देख लेते हैं। सिग्मा क्या कर रहा है, देखो सिग्मा क्या कर रहा है, हमारे पास वेरिएशन बता रहा है। तो हम इसका जो मेन रहेगा कि ये डिफेक्ट को कम करेगा 3.4 से। ठीक है, और बहुत सारी मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास लेके आता है और डिफेक्ट को क्या करेगा, कम करता है। बस यही इसका एम रहता है। जो सिक्स सिग्मा होता है ना, वो हमारा 7 प्रिंसिपल बेस्ड रहेगा। ठीक है, उनके क्या नाम रहेंगे, एक रहता है DMAIC। ठीक है, प्रिंसिपल। दूसरा रहता है DMADV। ठीक है, प्रिंसिपल। तो इसमें हमारे पास 5 रहेंगे। ठीक है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। ठीक है, और डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई, ये रहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, डिफेक्ट को कम कर रहा है। ठीक है, क्वालिटी को एनहांस कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं हम इसमें जो मेथडोलॉजी हमारे पास दे रखी है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, किसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे उसको कि हमारा पास ऐसा गिलास होना चाहिए, उसकी मेज़रमेंट करेंगे कि क्या वो ऐसा बना है, एनालाइज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, कंट्रोल भी उसको करेंगे, और इसमें हमारे पास रहता है वेरीफाई करते हैं लास्ट में। ठीक है, ये रहता है। तो मैथडोलॉजी अप्रोच भी हम इसमें यूज़ करते हैं। फैक्ट है जो हमारे, जो डाटा है बेस्ड अप्रोच है, वो हम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच है, कस्टमर पे फोकस कर सकते हैं। टीम वर्क बेस्ड अप्रोच रहती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बिजनेस को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, स्पॉट करके उसको। ठीक है, मतलब डिफेक्ट को कम करके, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेक्ट को कम करेगा, और हमारे पास कॉस्ट कम हो जाएगा अगर डिफेक्ट कम होगा, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा हमें क्वालिटी के साथ। ठीक है, इम्प्रूव करेगा साइकिल टाइम जैसे। ठीक है, सेव करता है मेंटेनेंस कॉस्ट को और पर्सनल वेजेस को, और प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट हमारा कस्टमर को बहुत जल्द से जल्द। ठीक है, जैसा उसको चाहिए। ठीक है, इंक्रीज करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, और उसकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरता है। ठीक है, ये सब रहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब जो सिक्स सिग्मा है उसको सिक्स सिग्मा नाम क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि उसके पास जो हमारे पास होते हैं 6 लेवल होते हैं। ठीक है, लेवल के बेस पे उसको नाम दिया गया। 6 लेवल रहेंगे हमारे पास। वो लेवल क्या होंगे, परसेंटेज एक्यूरेसी बताते हैं, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस बताते हैं। ठीक है, सॉरी इम्प्रूवमेंट बताते हैं। कौन कौन से लेवल रहेंगे, 2, 3, 3.5, 4, 5, 6, ये हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे लेवल रहते हैं। अब जो हमारे
सिलेबस में हमारे जो है ना, वो नाम है प्रिंसिपल ऑफ सिक्स सिग्मा। अब हमें सिक्स सिग्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है कि हमने क्या क्या किया है। देखो, इसकी डेफिनेशन होगी, किसने कब क्या दिया था, किस लिए यूज़ करते हैं, इसका एम क्या है, ठीक है, कौन से इसमें हमारे पास मेथडोलॉजी रहती हैं, ठीक है, वो पता लग गए। उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, ये हमने लिख लिया। उसके क्यों नाम पड़ा उसका सिक्स सिग्मा, तो वो हमें पता लग गया। अब जो रहता है मेन, वो रहता है प्रिंसिपल, जो हमारे सिलेबस में मेंशन रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, वो है हमारा फोकस ऑन द कस्टमर। फोकस ऑन कस्टमर में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर की नीड्स क्या हैं, ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है हमारा, ठीक है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फोकस करते हैं कस्टमर के ऊपर और हमारे बिजनेस को रन कराते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे कोई सर्विस से रिलेटेड है, उसमें हम अपने कस्टमर को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। पुट योर कस्टमर फर्स्ट, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद आता है कंप्रोमाइज द वर्क, ठीक है। कंप्रोमाइज़ मतलब शामिल करना, ठीक है, हम अपने काम में क्या क्या शामिल कर रहे हैं वो देखते हैं। अब हमारी कोई प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है, उसमें हमारा क्या कर रहे हैं हम कि फॉर एग्जांपल हमें एक टैबलेट बनानी है, ठीक है, टैबलेट बनानी है। तो टैबलेट में हमें क्या क्या चाहिए, उसका सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की हैंडलिंग होगी, हैंडलिंग के बाद क्या होगा, हमारा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाएगा, वहाँ पे क्या है, उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके ग्रैन्यूल्स बनाएंगे, उसको फाइन पाउडर में बनाएंगे, हमें कैसा चाहिए वो उस तरीके का हम करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैसी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कंप्रेशन करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये प्रोसेस रही है, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहा उसको अंडरस्टैंड करना है हमें। एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी, ठीक है, टेक्निक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे उसमें, वो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम उसको, हमारी प्रोसेस के फ्लो चार्ट को समझ जाएं, वर्क फ्लो को समझ जाएं, तो हमारे पास क्या ईजी हो जाएगा। क्या ईजी हो जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिंपली हमें पता चल जाएगा कि उसमें हमें क्या करना है, ठीक है, ये हमारे पास रहता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्क फ्लो डायग्राम को, और हमारा जो कस्टमर है उसको फाइनल प्रोडक्ट हमारा रिसीव कराएंगे, ठीक है, ईजियर हो जाएगा हमारे लिए, ये रहता है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस ऑफ स्टीम लाइन। अगला जो प्रिंसिपल रहता है प्रोसेस ऑफ स्टीम लाइन। देखो, फर्स्ट में हमने क्या किया, कस्टमर था हमारा जिसके लिए हम सर्विस बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर लिया ना। अब हमें वो सर्विस कैसे बनानी है या वो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसका वर्क फ्लो हमने क्या कर लिया, वर्क फ्लो क्या कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो वर्क फ्लो में एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं, जो टास्क हमारे पास रहने वाले हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज़, वो टास्क हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और जो ये एक्टिविटी रहेंगी ना, जो टास्क एक्टिविटी रहेंगी, ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहेंगी, ठीक है, ये रहेंगी। उसके बाद आ जाता है फोर्थ हमारे पास क्या रहेगा, वैल्यू द एडिशंस एंड द वेस्ट रिडक्शन। देखो, नाम से पता चल रहा है, वैल्यू द एडिशन, किसी ऐसी चीज को ऐड करो जिसकी वैल्यू हमारे प्रोडक्ट में हाई हो, ठीक है, और रिड्यूस करो किसको, हमारे वेस्ट को, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि वैल्यू को ऐड करो और वेस्ट को रिड्यूस करो, ये प्रिंसिपल की हेल्प से हम करते हैं, ठीक है। अब वेस्ट की क्या हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, वेस्ट कितने टाइप का है, वेस्ट क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे। वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, हमारा जो कस्टमर है उसको चाहिए 5 ग्राम, हमने बना दिया 100 ग्राम, तो क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा। वेस्ट ऑफ रीवर्क, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक है, डिफेक्ट आने के बाद क्या हुआ, उसको रीवर्क करना पड़ गया, ठीक है। वेस्ट ऑफ ओवर प्रोसेसिंग, वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वेस्ट ऑफ टाइम, अब रीवर्क करना पड़ गया तो क्या हुआ,
हमारे पास वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने वो प्रोडक्ट अपनी कंपनी से सप्लायर तक पहुंचाया, सप्लायर ने आगे कस्टमर तक पहुंचाया, बट हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वेस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो वो भी हमारा क्या करेगा, हमारे वेस्ट का काम करेगा। अब हमें इस जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल रहता है ना, इसमें हमें ये चेक करना है कि कैसे तो हम वेस्ट को कम करें, रिमूव करें, ठीक है, और कैसे हम उसमें हाई क्वालिटी या हाई वैल्यूज़ में हम क्या करें, ऐड करें, ठीक है। ये रहता है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। उसके बाद आ जाता है एनहांस कोलोब्रेशन विद द टीम। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल है वो सिर्फ हमारी प्रोसेस को एनहांस नहीं करेगा, वो इम्प्रूव करता है टीम इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को भी हमारा एनहांस करता है। क्यों किया जाता है टीम इंटरेक्शन को एनहांस, कि अगर कोई डेविएशन आ रही है, कोई डेविएशन हमने प्रोडक्ट में, सर्विस में देखने को मिली, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली टीम मेंबर्स को उसकी रिपोर्ट देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसको कैसे हमने हैंडल करना है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मोटिवेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे हर एक टीम मेंबर से उसको कम्युनिकेट करके, ठीक है। ये हमारे पास रहता है फिफ्थ। अगला आ जाता है स्ट्रीमलाइन फॉर द एफर्ट्स सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिकली, ठीक है। इसमें हमारे पास रहता है, इसमें हम करते हैं कि जो हमारे एफर्ट्स होते हैं, जो हम किसी प्रोडक्ट में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या कुछ उसमें ऐसा मतलब मेन काम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारे होने चाहिए साइंटिफिकली होने चाहिए, नॉट सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली भी चलेगा बट साइंटिफिकली होनी चाहिए, मतलब एक लॉजिकल होना चाहिए वो, ठीक है। जो हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फैक्ट, सच के ऊपर, फैक्ट के ऊपर हमारा क्या करेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे पास कहते हैं 6 प्रिंसिपल। फोकस कर लिया कस्टमर के ऊपर, फिर हमने क्या करा, वर्क को बनाया, फ्लो बनाया, वर्क फ्लो बनाया उसका, फिर हमने क्या करा, उस वर्क फ्लो को इंडिविजुअल जो हमारी टास्क जो करेगा या एक्टिविटीज़ जो करेगा उसमें कर दिया। अब हमें लगा कि उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी चाहिए या हमें वेस्ट को कम करना है, तो हम उसको ऐसे करेंगे। फिर हमारा टीम के साथ हमारा टीम इंटरेक्शन कराएंगे, ताकि हमारा जो अगर कोई इश्यू आता है, कोई डिफेक्ट आता है, तो हम उसको हैंडल कर सकें, डेविएशन आती है तो उसको हैंडल कर सकें। उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, उसमें एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। ये रहता है हमारा 6 सिग्मा का प्रिंसिपल। आगे आ जाती है हमारे पास प्रॉफिट क्या है हमारा 6 सिग्मा का। इसमें रहता है हमारे पास मिनिमाइज करेगा ये किसको, डिफेक्ट्स को, ठीक है। ये डिफेक्ट को ही कम कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा 6 सिग्मा का ये सिंबल है, ये क्या बता रहा था हमें, वेरिएशन के बारे में बता रहा था, ठीक है। वेरिएशन, कितनी वेरिएशन आ रही है उसमें, ठीक है, तो उसके बारे में ये हमें क्या कर रहा था, बता रहा था। अब ये वेरिएशन के बारे में बता रहा है, तो उसको मिनिमाइज़ करने का भी हमें पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे। तो डिफेक्ट हमारा कम करता है, मिनिमाइज़ करता है चार्ज को, ठीक है। जो चार्ज हमारे, जैसे हमें अगर रीवर्क करना पड़ गया तो क्या होएगा कि हमें दोबारा इक्विपमेंट चलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो पर्सोनल है वो चाहिए, तो वो खर्चे को क्या करेगा, ये कम करता है। और कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ये हाई कर देता है, ठीक है। और बस यही इसमें रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है एरर को अवॉइड करने में, और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। हाई सैलरी हमारे पास जो होती है वो हमारी वो करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो 9001 है। अब हम इसमें 9001 के बारे में, 9000 के बारे में और 14000 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 14000 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, ISO 9000। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ISO क्या है। ISO हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक वर्ल्ड की हमारे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जो हमारा क्या करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे रहते हैं उनको डेवलप करते हैं, उनको पब्लिश करते हैं।
इसको जो बनाया गया था वो हमारे जिनेवा में बनाया गया था, स्विट्जरलैंड में 1947 में बनाया गया था। ठीक है, अब इस टाइम में इस जो ISO है उसके अंडर कम से कम 143 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, नेशनल बॉडीज आती हैं। ठीक है, ये रहती हैं इसमें। आगे हमारे पास क्या है कि ये एक नॉन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ क्या करेगी, क्वालिटी अवेयरनेस को एनहांस करती है। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि ये ISO से प्रमाणित है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा कि ये अथॉरिटी है जो ये ISO से प्रमाणित है। तो ये ISO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी क्या करेगी, क्वालिटी अवेयरनेस को बढ़ा रही है। ठीक है, कि कैसे किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, कोई एजुकेशन की क्वालिटी हो, ठीक है, वो कैसे एनहांस करना है वो बताएगी। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आगे इसमें हमारे पास ISO 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला रहता है ISO 9000, दूसरा रहता है ISO 14000। जो हमारा ISO 9000 है उसमें हमारे पास होते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड एड्रेसिंग QMS के। QMS क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी QMS की रिक्वायरमेंट है वो हमें कौन बताएगा, ISO 9000 बताएगा। ठीक है, जबकि जो दूसरा है हमारा वो रहता है EMS, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। इसमें वो EMS की रिक्वायरमेंट के बारे में बताएगा कि कैसे हम एनवायरमेंट को भी हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो रहेगा। अब वो एनवायरमेंट जो हमारा है वो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या सारा एनवायरमेंट हो, ठीक है, वो हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हमारे पास रहते हैं इसके 2 मेन फीचर रहते हैं। हम क्वालिटी को ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटरवल मतलब थोड़े टाइम के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को ऑडिट कर सकते हैं। अब ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और हम उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी हम कर सकते हैं। तो सबसे अब ये हमारे पास ISO के बारे में होगा। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा ISO 9000 या ISO 9001 के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, 15 नंबर के अकॉर्डिंग करना होता है तो ये सब लिखना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ISO 9000 होता क्या है। ठीक है, जो ISO 9000 है वो उसकी डेफिनेशन है कि फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स डील्स विद QMS, जो मैंने बता दिया। इसके अंदर 7 प्रिंसिपल रहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो ISO 9001 हमारे सिलेबस में है वो ISO 9000 की फैमिली का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो डील करता है किसके साथ, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं, जो उसके गोल्स थे, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमारी फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब जो आगे आ जाता है हमारा वो है गोल्स क्या है ISO 9000 के। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहला रहता है कि इम्प्लांट करेंगे QMS को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें उसको यूज़ करना है या इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टेबिलिटी करता है ये। ठीक है, और रिड्यूस करता है कॉस्ट को। ठीक है, और एंश्योर करता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोसेस ही हमारे पास हो, अच्छी क्वालिटी की प्रोसेस हो। एंश्योर करता है प्रोडक्ट भी हमारा हाई क्वालिटी का हो। ठीक है, जो हमारा ISO था वो फर्स्ट पब्लिश करा गया था हमारे पास 1887 में करा गया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 7 प्रिंसिपल हमारे पास आए हैं वो कौन से प्रिंसिपल रहते हैं, तो ये प्रिंसिपल रहते हैं QMP 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रहते हैं। इसमें QM क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट, P फॉर प्रिंसिपल्स। ठीक है, सबसे पहला जो रहेगा हमारे पास वो रहता है कस्टमर फोकस। ठीक है, दूसरा रहता है लीडरशिप, थर्ड रहता है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, फोर्थ रहता है प्रोसेस अप्रोच, फिफ्थ रहता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सिक्स्थ रहता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और सेवंथ रहता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये रहता है। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कस्टमर फोकस।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमारा जो कस्टमर है उसे चाहिए क्या, उसकी नीड्स क्या है, क्या उसको फ्यूचर में क्या चाहिए, उसको करंट में क्या चाहिए, वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है, ये रहता है सबसे पहला। दूसरा रहता है हमारे पास लीडरशिप। एक ऐसा लीडर हमें चूज़ करना है जो हमारा क्या करेगा, हमें मोटिवेट करेगा। ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगा। ठीक है, कि कहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारा मेंटेन करेगा, साथ में क्या करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा कि कैसे इन जो पर्सोनल उसके अंडर या जो स्टाफ मेंबर उसके अंडर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं वो बताएगा। ठीक है, ये सारे इसके रहते हैं। उसके बाद आता है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट रहता है पर्सोनल का। सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रहेंगे हर एक काम में। जिसके पास जो एबिलिटी है हमारी वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके। फोर्थ रहता है हमारे पास प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच हमारा क्या है, एक डिज़ायर रिजल्ट है जिसमें हम अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली हमारी एक्टिविटीज़ ये रिलेटेड या हमारे रिसोर्स से होगा। उस मतलब प्रोसेस अप्रोच से हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस को हमने अप्रोच कर लिया। कैसे कर सकते हैं, जो हमारी पर्सनल वर्क कर रही है, ये जो हम रॉ मटेरियल वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं वो सारा अच्छी क्वालिटी का हो, उसको मैनेज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को अप्रोच कर सकते हैं। फिफ्थ रहता है इम्प्रूवमेंट। अब ये नहीं है कि हम एक प्रोडक्ट लगातार बना रहे हैं और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे पास काम ही नहीं कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि समय के साथ उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जरूरी क्यों है, सबसे पहले रहता है करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, रिएक्ट टू चेंज, अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको भी हमने खुद में भी चेंज करना है, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारे पास रहता है फिफ्थ। सिक्स्थ है वो हमारा है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन हमारा किसके बेस्ड होगा, एनालाइज द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो हमारा ये आया है ना पीछे, ये देखो, ये हमने कर दिया, देखो कस्टमर फोकस कर लिया, लीडर भी बना दिया, अब उसमें हमारे जो पर्सोनल थी वो भी हमारे पीपल्स भी एंगेज हो गए। उसके बाद हमने प्रोसेस को अप्रोच भी कर लिया, इम्प्रूवमेंट भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, वो डाटा को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद हम उस पर एक डिसीजन भी लेंगे। ठीक है, और सेवंथ हमारा रहता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी मैनेजमेंट है, कह सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट है, वो उसका कैसा रिलेशन है हमारे सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो इन सब के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है ये भी हमारा अफेक्ट करता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल के जैसे काम करेगा। अगर हमारा इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा रिलेशनशिप है मीन्स हमारी सेलिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो हमें प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, ठीक है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ हमारी अच्छी होनी चाहिए रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमारे पास 7 जो प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल रहते हैं किसके, क्यूएम प्रिंसिपल। किसके प्रिंसिपल हैं, ये 9000 के प्रिंसिपल हैं। आगे जो हमारे पास आ जाता है वो रहता है बेनिफिट ऑफ ISO 9000। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, मेंटेन करता है क्वालिटी को, अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट विद लार्ज कंपनीज। ठीक है, कंपनीज के साथ मतलब ज़्यादा जो हायर लेवल की कंपनी रहती हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, मोर टाइम स्पेंड ऑन कस्टमर फोकस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मे फैसिलिटी ट्रेड एंड इंक्रीज मार्केट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज कस्टमर कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और कंफर्मेशन करेगा किसकी, कंपनी के कमिटेड टू क्वालिटी, कि हाँ हमारी देखो ISO क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट दे देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ जी हमारे तरफ से इसको एक सर्टिफिकेट दे दिया, ISO 9000 का दे दिया फॉर एग्जांपल। तो ये जो है ना, ये सर्टिफिकेट हमारा क्या कर रहा है, एक तो क्वालिटी को मतलब उसने ISO ने टीम भेजी,
ठीक है। उसने चेकआउट करा कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, अगर है तो इसको सर्टिफाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि कमिटेड हो गया हमारी क्वालिटी की, हाँ कंपनी अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट बनाती है। और इसी की वजह से लोग पूछते हैं ना, जब हमारे कस्टमर होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले जानकारी लेते हैं कि क्या ये आईएसओ से प्रमाणित है, क्या ये आईएसओ के अंडर आती है, क्या इसको अथॉरिटी आईएसओ ने दी रखी है। तो इस तरीके से क्या है, कस्टमर भी हमारा हाई कॉन्फिडेंस के साथ रहता है और सेटिस्फेक्शन भी उसका हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो जिस कंपनी से, जिस लैब से, जिस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट वो ले रहा है वो क्या कर रहा है, वो हाई क्वालिटी का ही उसे मिलेगा। ठीक है, ये रहता है। आगे सीरीज रहती है 9000 की। कौन कौन सी सीरीज रहती हैं? वो रहती है सबसे पहली ISO 9001, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये रहती हैं। इसमें आ जाएगा सबसे पहला जो 1 रहता है वो क्या है, जो 9001 रहता है ना, वो हमारा एक मॉडल रहता है किसके लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, किसी भी डिज़ाइन की, किसी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, स्टोरेज के लिए। ठीक है, वो रहता है। सेकंड जो रहता है वो मॉडल रहता है क्वालिटी एश्योरेंस का, किसमें, प्रोडक्शन में, इंस्टॉलेशन में, किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की। जो थर्ड रहता है वो इंस्पेक्शन के लिए रहता है, टेस्टिंग के लिए रहता है। फोर्थ हमारा आ जाता है गाइडलाइन होंगी इसमें हमारे पास किसकी, एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इन द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द क्वालिटी सिस्टम के लिए। ठीक है, ये रहते हैं हमारे 4 सीरीज रहती हैं हमारी किसकी, 9000 की। आगे आ जाता है हमारे पास हु कैन यूज द ISO 9001 2015 अमेंडेंट हमारे पास क्या रहता है, कोई चेंज। ठीक है, कोई चेंज आ गया उसके बाद का जो हमारा, मतलब चेंज के बाद जो हमने उसमें ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया वो हमारा रहेगा। ठीक है, हमारा जो 2015 वाला है ना वो एप्लीकेबल है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट पे हमारा एप्लीकेबल हो सकता है। इसमें कम से कम 160 कंट्रीज हमारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये अप्रोच हम लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। किसके लिए, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के लिए, किसी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, वहाँ लागू होगा। क्या क्या करता है ये हमारे पास, बहुत सारे काम करता है। अरेंज करेगा एक्टिविटीज़ को, एनहांस करता है हमारे इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस को, और स्टिमुलेंसली मतलब लगातार इम्प्रूवमेंट भी हमारा करवाता है। अब इसमें जो स्टेप रहते हैं हमारे पास वो क्या है कि हम अगर हमें ISO 9000 का या ISO 9000 की किसी सीरीज़ का 1 का 2 का 3 का 4 का अगर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चाहिए ISO 9000। ठीक है, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है रजिस्ट्रेशन करने का ISO 9000 में। ठीक है, वो हम सेट करते हैं। फिर हम एक स्टैंडर्ड जो हमें स्टैंडर्ड चाहिए, अब हमें 14000 वाला चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चाहिए, या हमारा 9000 वाला चाहिए कि हमें QMS सिस्टम से रिलेटेड चाहिए। तो हम उसको करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड को। उसके बाद आ जाता है हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे क्वालिटी सिस्टम को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार होगा जो हम सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे। फिर हम उसको सेल्फ एनालाइज करते हैं। ऑडिट से पहले हम क्या करते हैं, सेल्फ एनालाइज करेंगे। कौन करेगा, थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार करेगा हमारा सेल्फ एनालाइज। सेल्फ एनालाइज मतलब क्या है कि कोई बाहर से रेगुलेटरी बॉडी नहीं आएगी कि जो हमारे कंपनी को ऑडिट करे। हमारी खुद के जो हमने रजिस्ट्रार या जो हमने सिलेक्ट किया है वो हमारा परफॉर्म करेगा ऑडिट को, हमें हमारी कमियां बताएगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता लग गया कि हाँ ये सब कुछ सही है तो हम क्या करेंगे, एक क्वालिटी मैनुअल अप्रूवल सबमिट कर देंगे हमारे ISO पे और रजिस्ट्रार पे कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, प्री असेसमेंट होगा रजिस्ट्रार के द्वारा और सॉरी, और हमारा क्या है, जो हमारा रजिस्ट्रार है वो करेक्टिव एक्शन भी लेगा और फाइनल असेसमेंट बाय रजिस्ट्रार होगा। फिर हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। यहाँ पे हमारा 9000 ख़त्म हो जाता है और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 14000 जो हमारा रहता है वो कवर करेंगे और 1-2 टॉपिक और कवर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो नोट्स आपको समझ आएँ उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और
इसमें कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक और चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, कौन सी यूनिट हम शुरू करें, ठीक है। या फिर आप हमारे जो इंस्टाग्राम का लिंक हमारे बायो में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हमें ये नोट्स चाहिए, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे वीडियोज़ के। और हाँ, जब भी आप वीडियो सुने तो कम से कम एक पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठे, एक्टिव होके बैठे, ताकि आपको कंसेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर होता चला जाए। ओके, थैंक यू।